नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्योर सिलेक्शन अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो पहला चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियोज लगातार लाता रहूंगा आप सभी के लिए। चलिए मैं शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में हम बांट सकते हैं। पहला है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो 1773 से 1763 तक हुआ था। और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। देखते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार बंगाल का प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्वेरिन मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले यथा विदेश नीति में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता के 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी ही गई, परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को वर्ष 2020 के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य था जो चौथा सदस्य था, उसको भी सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मेघालय को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चलिए आते हैं इससे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई और सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई और लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें पहला कथन सिर्फ एक सही है कि कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। अगला सवाल है कि इसको सुमेलित करना है। इसका सुमेलन यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। पिट्स इंडिया पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। और चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला कथन है 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसका सही आंसर है डी, तीनों इसका सही उत्तर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा अ, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने देने ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक, जिनका कार्यकाल था, में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेबिलियन थे, जबकि एच टी प्रिंसेप ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ छोड़कर व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा और बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट को हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों को का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा था 87। इसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज
देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के से अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में भी राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नोट्स देखते हैं कि जब ब्रिटिश ताज के जो शासनाधीन अधिनियम पारित किए गए, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मोरले मुंटे सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और इसमें शामिल किए गए प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष पूर्व अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर
दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ? तो बहस बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मर्ले मुंटे सुधार 1909 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गबेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। भारत का संघीय न्यायालय परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1937 को स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ था, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी किया गया इसमें। और 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य था भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू एवं वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया। पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषय के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसको ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नगरपालिका परिषद भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन को राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और जिसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन जो था, जिसको बोलते थे केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसकी अवधि जो होती थी वह प्रथम बैठक से 3 वर्ष के लिए होता था। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः
140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी हो, होने थे। ध्यातव्य ध्यातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचन तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले से 143, 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत, फिर फिर 145 कर दिया गया, उसमें से 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 का एक्ट। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में से 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। कौन इसमें से कथन सही है? तो केवल दो इसमें से सही है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक ही सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। अगला सवाल है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जो है आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों को लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुए, पहले इलाहाबाद फिर बाद में दिल्ली में। और 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नगामी